नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अदिति चौधरी। 16 मई यानी कि आज नेशनल डेंगू डे है और इसी के उपलक्ष्य में हमारे साथ है इंदौर मध्य प्रदेश के काफ़ी प्रतिष्ठित होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर A.K. द्विवेदी जी, जिससे हम आज चर्चा करेंगे बीमारी डेंगू पर। सर, मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं, आप प्लीज़ उन्हें बताइएगा। सर, मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि डेंगू एग्जैक्टली है क्या और उसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या है। डेंगू को हीमोरेजिक फीवर भी बोला जाता है। अगर आज मैं डेंगू की बात करूं तो लगभग 390 से लेकर के 400 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। अगर ग्लोबली मैं बात करूं तो इतनी कठिन समस्या है कि 390-400 मिलियन लोग ग्लोबली डेंगू से प्रभावित होते हैं। अगर इसके मैं प्रारंभिक लक्षणों की बात करूं तो तेज़ बुखार होना, बहुत तेज़ बुखार होना। अगर आप गर्मी में देखेंगे तो सनस्ट्रोक के कारण भी बहुत तेज़ बुखार आता है, 105 डिग्री 106 डिग्री। लेकिन इसमें गर्मी के बुखार और डेंगू के बुखार में काफ़ी अंतर है। गर्मी में देखेंगे तो जो शरीर में जलन होता है, जो हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं। लेकिन जब डेंगू में देखेंगे तो डेंगू का जो बुखार है इसमें तेज़ बुखार आएगा, उसके साथ तेज़ सिर दर्द होगा, आपको बॉडी पेन होगा। जो हमारा बोन पेन है, बोन पेन, इसको बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। बोन ब्रेक फीवर मतलब हड्डी टूटने जैसा दर्द, ये डेंगू में ही होता है। और अगर मैं बात करूं तो शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं, जिसको परप्यूरिक स्पॉट बोलते हैं। हम अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो परप्यूरिक स्पॉट लो प्लेटलेट काउंट के कारण होता है। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, 20,000 या 10,000 से कम हो जाएगा तो परप्यूरिक स्पॉट आ सकते हैं। और अगर 10,000 से नीचे हो गया प्लेटलेट तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है, इसलिए इसको हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक टाइप का बुखार है। अगर आपको तेज़ बुखार के साथ सिर दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, बुखार लग रहा है, कमजोरी लग रही है, उल्टी जैसा लग रहा है और कहीं परप्यूरिक स्पॉट दिख रहे हैं आपको शरीर के किसी भी अंग पे, पेट पर या हाथ पर या पैर पे या शरीर के किसी भी अंग पर, और कहीं आपको अगर यूरिन में या फिर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है और आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है या फिर प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है। चिकित्सकों का ऐसा मानना है कि डेंगू का बहुत अच्छा इलाज नहीं है, इसलिए देर करना खतरनाक हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। सर, क्या डेंगू दोबारा हो सकता है और अगर ये होता है तो ये कितना घातक है। बिल्कुल हो सकता है। डेंगू वायरल डिसीज़ होता है, एडिस मॉस्किटो के काटने से हो सकता है। तो जिनको डेंगू हुआ है वो भी ध्यान रखें, जिनको डेंगू नहीं हुआ है वो भी ध्यान रखें। हम हमारे आसपास की स्वच्छता सफाई का ध्यान रखें, हमारे आसपास पानी नहीं टिकने दें, जो हमारे कूलर होता है उसको नियमित रूप से साफ़ करते रहना चाहिए और हो सके तो फुल स्लीव पहनिए सो दैट कि मॉस्किटो आपको बाइट न कर सके। मॉस्किटो बाइट से बचना, मच्छर घर में नहीं होने देना, ये सबसे बड़ा इसका बचाव है। डेंगू किसी को भी हो सकता है और कितनी बार भी हो सकता है। ओके सर। सर, डेंगू एक बार हमारी बॉडी में ठीक हो जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी में ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं या दूसरी बीमारियां बढ़ने की कितनी संभावनाएं बढ़ जाती है। डेंगू ठीक हो जाने के बाद कई लोगों को कमज़ोरी बनी रहती है काफ़ी लंबे समय तक, कई लोगों को बॉडी पेन बने रहता है। और जैसा कि मैंने देखने में पाया है कि डेंगू ठीक हो जाने के बाद कई बार लोग हमारे पास अप्लास्टिक एनीमिया लेकर के आए और वो बताए कि डेंगू हुआ था, उसके बाद उनका प्लेटलेट कम हो गया था, फिर प्लेटलेट लगवाया, अस्पताल में भर्ती हो करके उसके बाद प्लेटलेट उनका नॉर्मल आ गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी फिर से प्लेटलेट जांच कराने का सोचा ही नहीं। फिर क्या हुआ, अचानक से उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया, प्लेटलेट कम हो गया और नाक से ब्लीडिंग होने लगी या मुंह से ब्लीडिंग आ गया या फिर स्टूल में ब्लीडिंग होने लगी या यूरिन में ब्लीडिंग हो गई। तब जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने जब जांच कराया तो पता चला कि उनका प्लेटलेट फिर से कम हो गया है। तो अगर आपको एक बार या 2 बार डेंगू हो चुका है तो आपको एक नियमित अंतराल में थोड़े समय तक के लिए 3 महीने, 6 महीने, साल भर आपको सीबीसी करा करके देखना चाहिए कि आपको वापस प्लेटलेट कमी की परेशानी तो नहीं हो रही है। मैंने ऐसा देखा, हमारे चिकित्सकीय जो अनुभव है, काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको डेंगू होने के बाद अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो गई। तो डेंगू होने के बाद अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ओके
ओके सर, जैसे कि आपने प्लेटलेट्स कम हुआ और ये सारी बातें बताई, तो एप्लास्टिक एनीमिया में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं और डेंगू में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ये दोनों अलग अलग कैसे हैं सर? प्लास्टिक एनीमिया का जो प्लेटलेट कम होता है उसमें बोन मैरो डिसऑर्डर्स होता है। डेंगू का जैसे मैं बात कर रहा था तो डेंगू में बोन मैरो डिसऑर्डर्स नहीं होता है। डेंगू मॉस्किटो बाइट के बाद होता है, एक वायरल डिसीज़ है जिसमें तुरंत उसका प्लेटलेट कम हो जाएगा। डेंगू होने में 3 से 7 दिन या 8 दिन 10 दिन का समय लग सकता है। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया जो है एक गंभीर तरह की बीमारी है। डेंगू गंभीर उतने ही समय के लिए है जब उसको बुखार है, जब हीमोरेजिक फीवर है, जब उसका प्लेटलेट कम है। अगर उसको प्लेटलेट लगा दिया गया और दोबारा प्लेटलेट नहीं कम हुआ तो वो उसकी परेशानी से निजात पा चुका। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया जो है ये और अत्यंत गंभीर तरह की परेशानी है। इसमें बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो जाता है और बार बार प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी 1-2 दिन बाद फिर से प्लेटलेट कम हो जाता है। रोगी को बार बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, बार बार ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता है। इसमें प्लेटलेट के साथ साथ धीरे धीरे हम देखते हैं कि आरबीसी भी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, जिसको पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो डेंगू से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है अप्लास्टिक एनीमिया होना। अप्लास्टिक एनीमिया में न बदल जाए डेंगू, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी कोई भी परेशानी हो तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और हम लोग एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर, जो हमारा होम्योपैथी का बहुत विशेष तरह का संस्थान है, जो अप्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में, वहाँ पर जो हम लोग होम्योपैथी के 50 मिलीस्मोल पोटेंसी की दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे अप्लास्टिक एनीमिया के काफ़ी सारे मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत भी कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो क्या डेंगू एप्लास्टिक एनीमिया का कॉज हो सकता है? हाँ, माइट भी, क्यों नहीं हो सकता है। डेंगू भी अप्लास्टिक एनीमिया का वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। वैसे बहुत सारे दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं। जो लोग बार बार पेन किलर लेते हैं, जो लोग बार बार एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स लेते हैं, या जो लोग बिना डॉक्टरों के सलाह के खुद से मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकते हैं। और इडियोपैथिक भी हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसमें डेंगू भी एक रीज़न हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक आपसे यू। जानकर बहुत सारी हमें जानकारी मिली। थैंक यू। थैंक यू।